हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस ईएमआई का लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आरएल सर्किट मींस ऐसा सर्किट जिसके अंदर रजिस्टर और इंडक्टर दोनों होंगे। मेरी बात को मार्क कर लो, ये जो टॉपिक है ये जे एडवांस का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर ईएमआई चैप्टर का। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक को स्किप कर देते हैं और जे एडवांस वाले इसी का फायदा उठाकर इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब तो किसी भी ईयर का क्वेश्चन निकालो, 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16, हर साल इसके बेस्ड पे एक नया क्वेश्चन या तो क्वेश्चन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट जरूर यूज हुआ है। ठीक है, तो टॉपिक को एकदम ध्यान से समझ लो, जितने भी कॉन्सेप्ट समझाओ उसको ध्यान से समझो और क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई कर लो। हम लेक्चर एंड करते करते लास्ट में एक दो जे एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम बात करने वाले हैं आरएल सर्किट का और उसके अंदर में हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। मतलब एलआर सर्किट के अंदर करंट ग्रोथ होता है तब क्या कहानी होती है, और करंट डिके मतलब करंट जब डिक्रीज करता है तब क्या कहानी होती है। करंट इंक्रीज करेगा कहानी पढ़ेंगे, करंट डिक्रीज करेगा, दोनों की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का ये टॉपिक है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ करंट की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ द करंट। ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। दोनों की सर्किट भी समझ लो किस तरह की होती है। जब ग्रोथ ऑफ द करंट होती है तो सर्किट कुछ इस तरह से होती है। हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा होता है और यहाँ पे एक इंडक्टर होता है। ठीक है, बस सर्किट के अंदर आर और एल दोनों रहेंगे और एक बैटरी से कनेक्टेड रहेगा। अब बैटरी डेफिनेटली करंट सप्लाई करता है। बैटरी क्या करता है, करंट सप्लाई करेगा। तो मान लो यहाँ पे एक स्विच लगा है, मान लो यहाँ पे क्या लगा है, एक स्विच। तो जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे, बैटरी जो है करंट प्रोवाइड करेगा और करंट इस पूरी सर्किट में जो है धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो अगर इसके अंदर इंडक्टर ना लगा होता, बाई चांस खाली इस तरह की सर्किट होती, मतलब खाली इसके अंदर रजिस्टर लगा होता और यहाँ पर एक बैटरी लगी होती और यहाँ पर एक स्विच लगा होता इस तरह से, तब क्या होता, जैसे हम स्विच क्लोज करते, मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, ये वी है, जैसे हम स्विच क्लोज करते यहाँ पे जो करंट हो जाता है ना, आई इक्वल टू हो जाता वी बाई आर। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाता, वी बाई आर। तुरंत करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है, बिकॉज करंट को कोई अपोज करने वाला कोई फैक्टर है नहीं। करंट को अपोज करने वाला कोई भी यहाँ पे है ही नहीं। इंडक्टर जो करंट को अपोज करते हैं, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए हमारा जो करंट हो जाता है डायरेक्टली आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक इंडक्टर भी लगा हुआ है। सर्किट के अंदर क्या लगा है, इंडक्टर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो इसका रेजिस्टेंस आर है, मान लो बैटरी है जिसका वोल्टेज वी है। ठीक है, मान लो बैटरी है जिसका वोल्टेज वी है और स्विच है जिसको मैं एच से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ द करंट। हम जैसे यहाँ पर देखो, लिखो एट टी इक्वल टू 0, हम टी इक्वल टू 0 पर स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। टी इक्वल टू 0 पर हम स्विच क्लोज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, यहां से क्या फ्लो करना, करंट। लेकिन ये करंट अभी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं है, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं है, बिकॉज समझो हमने पढ़ा है कि इंडक्टर कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने अभी तक अभी लेक्चर नंबर 7 पे आ चुके हैं। तो आई होप सो कि आप सारे लेक्चर देखकर ही यहाँ पर पहुंचे होंगे। तो इंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा, करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और उसी हिसाब से अपनी पोलैरिटी बनाता है। मैंने इसको सेल्फ इंडक्टेंस में सिखाया था, अगर आपको 2 मिनट रिवाइज करा दूं तो इस तरह का कुछ होता है। मान लो हमारे पास ये इंडक्टर है, मान लो यहाँ पर एक करंट है, तो अगर करंट इंक्रीज कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो इंडक्टर क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा और इंड्यूस करंट कुछ ऐसा बनाएगा कि जो इंक्रीजिंग करंट है उसको वो डिक्रीज कर पाए। मतलब यहाँ पे करंट इस तरफ जा रहा है तो हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाएंगे।
ठीक है, मतलब पोलैरिटी कुछ इस तरह से बनाएंगे जिससे कि क्या हो कि जो इंड्यूस करंट हो आई इंड्यूस्ड यहाँ से निकले और इसको अपोज कर पाए, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा यहाँ पे इंड्यूस करंट, तो ये एग्जिस्टिंग करंट को अपोज कर पाएगा। मतलब करंट अगर इंक्रीजिंग होगा तो सर्किट कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले और इसको अपोज कर पाए। और वही सेम केस मान लो अगर इस तरह का इंडक्टर लगा है और यहाँ पे जो करंट है वो डिक्रीजिंग है, यहाँ पे जो करंट है वो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ को डायरेक्शन किस तरह से बनाएंगे। अब बिकॉज करंट डिक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा, वो करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, भाई जो भी हो रहा है उसको अपोज करेगा। यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रहा है तो करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इसलिए यहाँ पर जो बैटरी का टर्मिनल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान से नोट कर लो। इसी तरह से मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था कि यहाँ से करंट निकलेगा आई इंड्यूस्ड और इसको सपोर्ट कर पाएगा, मतलब बैटरी का टर्मिनल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हमेशा कॉन्सेप्ट नोट करना है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा हो तो हम करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे और इंड्यूस करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन बनाएंगे। अगर करंट डिक्रीज कर रहा हो तो हम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे और आई इंड्यूस जो है हम उसके डायरेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। आई इंड्यूस से मतलब नहीं, लेकिन बैटरी का पोलैरिटी आप देख लो। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यही है इंडक्टर का कॉन्सेप्ट। और बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर है तो करंट को अपने मैक्सिमम वैल्यू पे वो तुरंत नहीं आने देगा। अब यहाँ पे करंट है जो कि चाहता है कि मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए, लेकिन जैसे करंट इंक्रीज कर रहा है इंडक्टर उसको अपोज कर रहा है, जैसे करंट इंक्रीज कर रहा है इंडक्टर उसको अपोज कर रहा है। तो यही कहानी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, मतलब करंट इंक्रीज तो होगा लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, इंडक्टर उसको 100% इसको अपोज नहीं कर पाएगा, भाई यहाँ पे रजिस्टर भी तो है, तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा लेकिन धीरे धीरे। जैसे करंट अपने जैसे कि मान लो 1 सेकंड में मैक्सिमम वैल्यू पे आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इंडक्टर लगा है तो करंट को थोड़ा टाइम लग जाएगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आने के लिए। ये बात समझ गए, ग्रोथ तो करंट करेगा बिकॉज टॉपिक है ग्रोथ ऑफ द करंट। तो आई, तो अभी हम मान रहे हैं बिकॉज ग्रोथ ऑफ करंट है तो आई जो है इंक्रीजिंग है। आई क्या है, इंक्रीजिंग है। भाई क्यों इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसमें जो है करंट ग्रोथ करेगा ना। हमने अभी स्विच क्लोज किया है, बैटरी लगी है, बैटरी में से करंट निकलेगा तो करंट ग्रोथ करेगा ही। तो आई यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये बात ध्यान रखना। तो हम इंडक्टर का पोलैरिटी किस तरह से बनाएंगे बताओ, इंडक्टर का पोलैरिटी किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे इस तरह से रजिस्टर लगा है, अब यहाँ पे करंट जाएगा इस तरह से, देखो करंट पहुंचा और करंट इंक्रीज कर रहा है ना। करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे बैटरी क्लोज करेंगे तो यहाँ पे करंट जो है ग्रोथ फेज में है तो करंट इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो इंडक्टर्स को अपोज करना चाहेगा तो अपोज करने के लिए कुछ इस तरह से पोलैरिटी बना देगा वो। ठीक है, कुछ इस तरह से पोलैरिटी बना देगा। तो देखो यहाँ पे पोलैरिटी इस तरह से बना देगा तो यहाँ से जो इंड्यूस करंट इस तरफ निकलेगा वो एग्जिस्टिंग करंट को अपोज कर पाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है ना। तो यहाँ पे पोलैरिटी इस तरह से बनाएंगे, पोलैरिटी बनाना इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, हमने इंड्यूस कर ईएमएफ बढ़ा है इसके इंडक्टर के अंदर, जो ईएमएफ की वैल्यू आती है वो आती है LdI/dt, -LdI/dt आता है, लेकिन माइनस प्लस तो हम खुद से डिफाइन कर देंगे। तो आप तो सिर्फ रखो LdI/dt, माइनस प्लस तो हम किरचॉफ लॉ से भी कर देंगे। और हमने यहाँ पर डायरेक्शन माइनस प्लस देख के ही बनाया है, इसलिए आप उसका मैग्नीट्यूड ध्यान रखो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड आता है वो होता है LdI/dt। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी, LdI/dt। ठीक है, तो इसको आप L ही रखो अभी एक तरीके से इंडक्टर रखो, लेकिन ध्यान रखो कि उसकी बैटरी की पोलैरिटी जो है कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे हल्के से इंडक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लेकिन बैटरी की पोलैरिटी इस तरह से होगी, आप ध्यान रखना। ठीक है, तभी सर्किट में आप सॉल्व करने में मजा आएगी। ठीक है, हमने t = 0 पर इस स्विच को क्लोज कर दिया है, तो यहाँ से करंट इंक्रीज करेगा, ये रेजिस्टेंस R है। अब हमको निकालना है कि करंट किस तरह से इंक्रीज करेगा, उसके लिए हमको यहाँ पर इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। और इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉ सिंबल यूज करेंगे। किरचॉफ लॉ कैसा होता है कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। देखो इस पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से अगर इसका पोटेंशियल V है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो आंसर आएगा नेगेटिव। और रजिस्टर के केस में क्या होता है कि अगर मैं करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो आंसर आएगा नेगेटिव, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, मान लो इसका पोटेंशियल V है, मैं मान लो इस तरह से मूव कर रहा हूँ
ठीक है, मेरा पाथ डिफाइन किया, मैं इस तरह से मूव करूंगा। और एक क्लोज सर्किट में जो समेशन ऑफ डेल्टा वी होता है 0 होता है। भाई किसी भी क्लोज्ड पाथ में समेशन ऑफ डेल्टा वी क्या होता है 0, हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा है। होप सो आपको टॉपिक आता होगा। तो यहाँ से देखो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहा हूँ, तो आएगा पॉजिटिव, तो आएगा वी। और करंट देखो, मैं करंट के डायरेक्शन में हूँ, यहाँ पे देखो करंट के डायरेक्शन में हूँ, तो हमारा आंसर आएगा -IR। हम पोटेंशियल लिखते हैं ना, तो -IR। और इंडक्टर केस में यहाँ पे L है, पोटेंशियल क्या होता है LdI/dt, लेकिन मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, तो आंसर आएगा नेगेटिव, मीन्स आ जाएगा -LdI/dt। ओके, क्या आ जाएगा -LdI/dt, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। पोलैरिटी हमने देख के ही बनाया है, बिकॉज करंट इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा कुछ पोलैरिटी बनेगा जिससे कि उसको अपोज कर पाए। तो यहाँ पर देखो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आंसर आ गया नेगेटिव। और इक्वल टू 0 लिखेंगे हम क्लोज सर्किट में। ठीक है, इतनी बात समझ पड़ी कि नहीं आपको, पहले बताओ। हमने यहाँ पर देखो गए करंट, हमने करंट के डायरेक्शन में गया तो IR लिखा, नेगेटिव से पॉजिटिव गए पॉजिटिव, और इंडक्टर के पोलैरिटी बना के हमने पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो आंसर आया नेगेटिव। पहले से यहाँ पे नेगेटिव मत लगाना, क्योंकि हम डायरेक्शन तो खुद से असाइन कर रहे हैं। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ध्यान रखो, डायरेक्शन तो हम इससे निकाल लेंगे। और किरचॉफ लॉ में समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हमने ये लिखा है। इतनी बात क्लियर हो गई तो थोड़ा आगे बढ़े हम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि V इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ कि V इक्वल टू IR प्लस LdI/dt। V इक्वल टू लिख सकता हूँ IR प्लस LdI/dt। ठीक है, यहाँ पे V को कोई बुक में EMF भी लिखा रहता है, E जैसे। अब V लिखो तो EMF लिखो, दो बात सेम ही है। मैंने यहाँ पे इसको V डिफाइन किया है, तो V लिख देता हूँ यहाँ पे। और तो क्या कर सकता हूँ, देखो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ V माइनस IR इक्वल टू LdI/dt। अब मेरे को किसी भी तरह से ये करंट का जो है रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए हमको ये जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने तो हमको आता ही है, हम जो है इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। तो कहाँ सॉल्व करें, चलो इसको मैंने बनाया है, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, और इसको जो है छोटा सा बना लेते हैं ऊपर, जिससे कि हमको स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस तरह से एक रजिस्टर लगा है, यहाँ पे इंडक्टर लगा है, और हमने इसकी पोलैरिटी इस तरह से बनाई है, और यहाँ पे एक बैटरी स्विच लगी है, और यहाँ पे एक स्विच लगा था। यही हमारी कहानी थी। ये L था, ये R था, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, और ये मेरा V था। ओके, तो उसके ऊपर से हमने इक्वेशन लिखा है, करंट के डायरेक्शन में फ्लो करके हमने इक्वेशन लिखा V माइनस IR इक्वल टू आ रहा है LdI/dt। तो उसी को यहाँ पे फर्दर लाते हैं, तो V माइनस IR इक्वल टू हो जाएगा LdI/dt। हमको अब करंट का रिलेशन चाहिए, तो हमको किस तरह से इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि dt के ऊपर ले आता हूँ, और V माइनस IR इसको नीचे ले आता हूँ, और L इस तरफ ले आता हूँ। तो देखो उससे क्या होगा कि हो जाएगा dt/L, यहाँ पे हो जाएगा dt/L, और इस तरफ क्या बच रहा है, इस तरफ बचेगा di/V माइनस IR। अब इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा, बिकॉज देखो कि ध्यान से di है, तो उसके नीचे I का टर्म हमारा आ गया। यहाँ पर di वेरिएबल है ना, तो I नीचे आ गया, क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है, वेरिएबल है, चेंज कर रहा है। और यहाँ पे टाइम आ गया, हम 0 से लेकर किसी t टाइम तक फाइंड कर लेंगे। तो हमको लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे एट t इक्वल टू 0, बताओ सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, t इक्वल टू 0 पर करंट कितना होगा, t को, बिकॉज करंट जस्ट ग्रोइंग फेज में है, तो t इक्वल टू 0 पर करंट यहाँ पे होगा 0, क्योंकि इनिशियली थोड़ा भी करंट इंक्रीज होगा तो इंडक्टर उसको अपोज करेगा पूरा का पूरा। तो t इक्वल टू 0 पर करंट होगा इसके अंदर 0। ओके, तो करंट कितना होगा इसके अंदर 0। और एट एनी टाइम t मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी टाइम t की बात कर रहा हूँ, तो एट एनी टाइम t इसके अंदर करंट कितना होगा, इसके अंदर करंट हो जाएगा जो कि I में मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसी लिमिट को पुट करके। तो लिमिट पुट कर देते हैं हम कि हो जाएगा dt का लिमिट हो जाएगा 0 से लेके t तक, और d/IR इसका लिमिट क्या हो जाएगा di/V माइनस IR। अब इसका लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेके I तक। t इक्वल टू 0 पर करंट है 0, और t इक्वल टू t पर करंट है I। अब इसका हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा t, ठीक है, 0 से लेके t तक। और यहाँ पे देखो di/V माइनस IR आ रहा है,
तो इस तरह का इंटीग्रेशन आपने कभी देखा होगा, आपने कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन देखा होगा ना कि भाई यहाँ पे dx दिखाओ और नीचे है a माइनस बी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ a माइनस बी एक्स अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, माइनस बी जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से, इस तरह का इसका इंटीग्रेशन होता है। तो वही इंटीग्रेशन यहाँ फॉलो करते हैं, जो क्या हो जाएगा ln ऑफ v माइनस आई आर अपॉन वेरिएबल क्या है मेरा i, उसका कोफिशिएंट क्या है माइनस आर, तो माइनस आर जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, -1 अपॉन आर। इस तरह से नीचे आ गया। तो हमारा ये टर्म बचा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं, ठीक है। हमको जो है करंट का इक्वेशन फाइंड करना है, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो हमारा ये इक्वेशन आया, इसको लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t, तो 1 अपॉन एल इंटू यहाँ पे आ जा रहा है t इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर लिमिट्स पुट करता हूँ मैं फ्रॉम 0 से लेके i, तो i इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे जो करंट है वो 0 हो जाएगा, v बचेगा खाली। i इक्वल टू i पुट करूँगा तो v माइनस आई आर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ध्यान से, -1 अपॉन तो है बाहर और अंदर बच रहा है ln ऑफ v माइनस आई आर अपॉन v, ठीक है। ये किस तरह से आया, ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b होता है ln ऑफ a बाई b, क्योंकि ये टर्म माइनस में आएगा तो उसको मैं नीचे ले आया, तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया है, ओके। और -1 अपॉन बाहर आ गया। अब इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस आर टी बाई एल इक्वल टू आ रहा है ln ऑफ v माइनस आई आर अपॉन v। बस इसी टर्म को हमको सॉल्व करना है। अगर ln को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो e रेज़ टू पावर में हो जाएगा, और इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ कि v माइनस आई आर अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा e रेज़ टू माइनस आर टी बाई एल। भाई ln e रेज़ टू हो जाता है ना, ln हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू आर टी बाई एल। तो अब इसको किस तरह लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस आई आर बाई वी, 1 माइनस आई आर बाई वी इक्वल टू आ रहा है e रेज़ टू माइनस आर टी बाई एल, ठीक है, इक्वल टू आ रहा है e रेज़ टू आर टी बाई एल। अब देखो ध्यान से क्या करता हूँ मैं, ये टर्म को इस तरफ ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे ले आता हूँ, तो हो जाएगा मेरा आई आर बाई वी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर आर टी बाई एल। देखो ध्यान से, इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो 1 माइनस आ जाएगा और आई आर बाई वी हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है इसके अंदर, खुद से आप चेक कर सकते हो। अब बस अब इसको हमको अब लिख देना है फाइनली हमारा आंसर क्या है, तो इसको रफ करके अब फाइनली अपना आंसर लिख देते हैं। बस डेरिवेशन सिर्फ इतना ही था। उसके बाद हम अपना जो है क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बस 2 मिनट आप उसको सुन लो बस। तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा I इक्वल टू वी बाई आर, और यहाँ पे क्या बच रहा है 1 यहाँ बच रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। यहाँ पे यही बच रहा है ना, वी बाई आर। अब बताओ वी बाई आर क्या है, वी बाई आर है ना इस सर्किट का मैक्सिमम करंट है। वी बाई आर क्या है, इस सर्किट का मैक्सिमम करंट। आप खुद देखो कि यहाँ पर इनिशियली करंट 0 था और फाइनली क्या होगा, जब t इक्वल टू इन्फानाइट टाइम होगा तो बिकॉज करंट ग्रोइंग है तो t इक्वल टू इन्फानाइट टाइम पर करंट हो जाएगा सर्किट के अंदर मैक्सिमम, ठीक है। t इक्वल टू इन्फानाइट टाइम पर करंट हो जाएगा सर्किट में मैक्सिमम। वी बाई आर क्या होता है, सर्किट का मैक्सिमम करंट। यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट है उसको मैं आई नॉट लिख दूँ तो जाएगा मेरा I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ये हमारा होता है करंट का फॉर्मूला। t इक्वल टू 0 पर करंट 0 है और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर करंट है हमारा मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम करंट है v बाई आर। तो उसको हमने लिखा है आई नॉट। इंडक्टर होता नहीं, सोचो इंडक्टर नहीं होता तो मैक्सिमम करंट क्या होता, v बाई आर ही तो होता, इसलिए हमारा मैक्सिमम करंट है v बाई आर। मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ये मेरा करंट का फॉर्मूला आ गया। करंट का फॉर्मूला तो आ गया, मेन बात अब से शुरू होती है। अब हम क्या करेंगे, इसका लिमिटिंग केस एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, हम t इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं क्या होगा। t इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू क्या आ रही बताओ। अगर हम t इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर t 0 पुट कर दो तो ऊपर हो जाएगा -0, तो हो जाएगा देखो I इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट
1 माइनस ई की पावर, ये बचेगा 0, ई रेस टू 0 हो जाता है 1, ई रेस टू 0 हो जाता है 1, ठीक है। यहाँ पर ई 1 अपॉन ई रेस टू 0 होगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा करंट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, देखो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो करंट की वैल्यू आ रही है 0। t इक्वल टू 0 पर सर्किट के अंदर करंट 0 है, और बात सच होती भी है भाई। अगर t इक्वल टू 0 पर आप इसको क्लोज करोगे तो सर्किट के अंदर इनिशियली, बिकॉज यहाँ पे इंडक्टर लगा है तो पूरा का पूरा अपोज करेगा और करंट आएगा 0, ठीक है, करंट आएगा 0। मतलब t इक्वल टू 0 पर सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसको बताता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब दूसरा लिमिटिंग क्या करते हैं हम, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर चेक कर लेते हैं। t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो जगह आई नॉट इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि हो जाएगा ई रेस टू इन्फिनिटी, इस तरह से बनेगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो होता है 0, तो आई इक्वल टू आ जाएगा मेरा आई नॉट। देखो ई रेस टू इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो आई नॉट मेरा करंट बच रहा है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर मेरा करंट जो है मैक्सिमम है, मतलब अब सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, और ये करंट जो है कांस्टेंट है भाई। अभी तक क्या कर रहा था, धीरे धीरे करंट इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जब अपना मैक्सिमम करंट पहुंच जाएगा तब करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ये करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो इस समय सर्किट के अंदर इंडक्टर का कोई वैल्यू नहीं है, इस समय सर्किट के अंदर इंडक्टर का कोई वैल्यू नहीं है भाई, कुछ अपोजिट नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा मैक्सिमम करंट आ गया। अब इंडक्टर क्या अपोज करेगा उसको, तो इंडक्टर बनाने का कोई फायदा नहीं है t इक्वल टू इन्फिनिटी पर। तो इसका फायदा क्या होता है मैं तुमको समझाता हूं। अब जो है सबसे मेन बात आपको बताना चाह रहा हूं, जो कि पूरे लेक्चर का सार है, यहां पे इसको ध्यान से सुनो। एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 लिख दो यहां पे, नो करंट फ्लोस थ्रू द इंडक्टर, नो करंट फ्लोस थ्रू ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर। मतलब t इक्वल टू 0 पर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा उस ब्रांच में जिस ब्रांच में इंडक्टर कनेक्टेड हो। यहां पर तो मैंने दोनों सीरीज में लगाया है, तो ये सर्किट जो है कुछ ब्रेक सर्किट बन जाएगी, ठीक है। मतलब इस तरह से सर्किट बन जाएगी, ध्यान से। इस सर्किट को हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं भाई, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो सर्किट को हम क्या बना सकते हैं, ओपन सर्किट, ठीक है। क्या बना सकते हैं, ओपन सर्किट। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर, भाई जिस ब्रांच में इंडक्टर है उसी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल समझाता हूं मैं, इसको एक एग्जांपल लिए जाए कुछ इस तरह से। यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ पे एक ऊपर एक इंडक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूँ और नीचे यहाँ पर रजिस्टर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और मैं इस तरह से कुछ कनेक्शन कर रहा हूँ। तो अगर t इक्वल टू 0 होगा ना, तो करंट यहाँ से आएगा और इंडक्टर वाला ब्रांच है ना उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पूरा का पूरा करंट यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। इस केस में तो क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, इसको हम ब्रेक सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा सर्किट, ब्रेक सर्किट। हमने आरसी सर्किट में इस तरह से पढ़ा है, ठीक है। उसके अंदर भी चार्जिंग और वाला t इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 होता है, तो हम कैपेसिटर को जो है बनाने का कोई जरूरत ही नहीं होती उस तरह से। यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक सर्किट बन गया है, ठीक है। इंडक्टर जो ब्रांच है उसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ये डायग्राम को नोट कर लो। अब हम दूसरा केस ड्रॉ करते हैं, t इक्वल टू इन्फिनिटी वाला। t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा उसको लिखता हूं मैं, इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये एडवांस वाले क्वेश्चन पूछते हैं। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा कि i इक्वल टू आई नॉट हो गया, क्या हो गया, i इक्वल टू आई नॉट, और ये जो है कांस्टेंट है, i इक्वल टू आई नॉट है और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हो गया मतलब क्या कि इंडक्टर उसको अपोज नहीं कर रहा है ना, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। मतलब इंडक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखो कि एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी as current is constant, as current is constant, so inductor plays no role,
इंडक्टर प्लेस नो रोल, मतलब इंडक्टर कोई रोल प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इंडक्टर को बनाने की कोई जरूरत नहीं, जहां पर इंडक्टर बनाया ना वहां पर एक वायर कनेक्ट कर दो इस तरह से। मतलब ये हमारी सर्किट थी, ये हमारी कुछ इस तरह से सर्किट थी, इसको आपको रिप्लेस कर देना इस तरह के सर्किट से। ठीक है, मतलब ये जो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसकी जगह आप वायर कनेक्ट कर दो भाई, वो अपोजिट नहीं कर रहा, उसको बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता, लेकिन इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस नहीं, मान लो आइडियल है ये, तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ इसको इस तरह सर्किट से रिप्लेस कर देना है, जिसके अंदर सिर्फ आर है और यहाँ पे वी है, तो हमारा करंट हो जाएगा वी बाई आर। इंडक्टर कोई जरूरत ही नहीं है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर, और टी इक्वल टू 0 पर जिस ब्रांच में इंडक्टर है उस ब्रांच को आपको ब्रेक कर देना है, ठीक है। मतलब वहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर से रिकैप करके देख लो, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर, ओके। तब थोड़ी बहुत हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं, और टाइम कांस्टेंट वाला फैक्टर आता है उसको भी हम देख लेते हैं। इतना आप समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर इसको हमारा फॉर्मूला है I इक्वल टू आई नॉट, I इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पर बच रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल। तो यहाँ पे हम एक टाइम डिफाइन करते हैं टाउ। टाउ है हमारा टाइम कांस्टेंट, टाउ है हमारा टाइम कांस्टेंट। जैसे हमने आरसी सर्किट में हमने जब आरसी सर्किट किया था उसके अंदर हमने टाउ डिफाइन किया था टाइम कांस्टेंट, तो वहाँ पर वो रेजिस्टिव टाइम कांस्टेंट था, और यहाँ पर क्या है, ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है। कौन सा टाइम कांस्टेंट है, इंडक्टिव, बिकॉज सर्किट के अंदर इंडक्टर प्रेजेंट है टाइम। और ये ऐसा टाइम है, यहाँ पे टी इक्वल टू टाउ, टाउ की वैल्यू क्या होती है उसको भी नोट कर लो। टाउ की जो वैल्यू होगी वो होगी आर अपॉन एल। जैसे आरसी सर्किट में टाउ की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन आर सी, वैसे इसके अंदर टाउ की वैल्यू क्या है, आर अपॉन एल, सॉरी एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। टाउ की वैल्यू क्या है, एल अपॉन आर, ठीक है। टाउ की वैल्यू क्या है, एल अपॉन आर। और टाउ का डायमेंशन टाउ का क्या होता है, टाउ का डायमेंशन है द सेम एज टाइम। उसको हम सीधा साधा रीजन दे सकते हैं, देखो टाउ इक्वल टू है एल अपॉन आर, मतलब इसको जो ये फॉर्मूला है इसको हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर रखोगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला को इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखोगे, हमको पता है कि ई रेज़ टू पावर में कुछ भी होता है, यहाँ पे ई रेज़ टू पावर में कोई भी टर्म होता है, यहाँ पे कोई भी टर्म होता है, बिकॉज ए रेज़ टू पावर में हम कोई नंबर ही लिखते हैं, यहाँ पर जो टर्म होगा वो जो है डायमेंशन लेस होगा। तो ऊपर टाइम का डायमेंशन है तो नीचे डेफिनेटली जो है टाइम का डायमेंशन होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि टाउ का डायमेंशन जो है वो टाइम का डायमेंशन से है। अगर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, आप इंडक्टर और रजिस्टर का डायमेंशन निकालो, दोनों को डिवाइड करके देख लो, आपका डायमेंशन जो है टाइम के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो हम फॉर्मूला को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और टाउ की वैल्यू है एल अपॉन आर। टाउ क्या है, इसके अंदर टाउ पुट करके देखो, टाउ इस जगह पे एल अपॉन आर पुट करके देख लो, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा, देखो एट टी इक्वल टू टाउ, और उसकी वैल्यू क्या है एल अपॉन आर। तो यहाँ पे एल अपॉन आर पुट करके देख लो तो क्या होगा अपना फॉर्मूला, ध्यान देखोगे तो अपना फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, एल अपॉन आर पुट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट पर माइनस, और टी की जगह पे टाउ पुट कर दो, टी की जगह पुट कर दो टाउ, और नीचे है टाउ, तो टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू बचेगा आई नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -1, क्या बचेगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -1, ये मतलब 1 माइनस 1 अपॉन ई बचेगा। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। अब 1 अपॉन ई की वैल्यू आप हमेशा पता होनी चाहिए कि 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा आप नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो। हमने आरसी सर्किट में भी डिफाइन किया था कि जो 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है वो होती है 0.37। 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है 0.37। तो यहाँ पे हमारा जो करंट का फॉर्मूला आया वो आ गया आई इक्वल टू आई नॉट
1 माइनस 0.37 हो जाएगा 0.63, 0.63 तुम्हारा आ रहा है 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। इसका मतलब क्या है, इसको क्यों निकाला हमने कि जो टाउ है ना, इसको हम डिफाइन करना चाहे तो किस तरह डिफाइन करेंगे, तो टाइम एट विच द करंट बिकम्स 0.63 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम करंट है, वही हमारा टाउ टाइम है। ठीक है, ग्रोथ फेज में। ठीक है, अब जितनी बात कर रहा हूँ सब ग्रोथ फेज का है। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है कि टी इक्वल टाउ पर हमारा जो करंट हो जाता है वो 0.63 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। तो उससे हमारा फायदा क्या है, अब इसको नोट करो, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ पे इसका जो ग्राफ होता है ना कुछ इस तरह से आता है, करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से आता है। मतलब भाई ग्राफ जो है ग्रोइंग फेज में है ना, तो t इक्वल टू 0 पर करंट 0 है और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट जो है मैक्सिमम है, मतलब आई नॉट है। तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ठीक है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखो, t इक्वल टू इन्फिनाइट पर करंट जो है हो जाएगा नियरली आई नॉट के इक्वल। ओके, t इक्वल टू इन्फिनाइट पर करंट हो जाएगा आई नॉट इक्वल, और t इक्वल टू टाउ पर, यहाँ पर जो टाइम है वो t इक्वल टू टाउ पर देखा जाए, ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ करो आप। तो यहाँ पे t इक्वल टू टाउ है, उस केस में हमारा जो करंट हो जाएगा वो 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट, मतलब मैक्सिमम करंट का 63% ऑफ द मैक्सिमम करंट ऐसा समझ लो। ये हमारा t इक्वल टू टाइम है, और t इक्वल टू 0 पर हमारा करंट, हमारा जो है करंट 0 है। t इक्वल टू इन्फिनाइट पर देखो, इन्फिनाइट टाइम है, उस समय हमारा करंट है आई नॉट, और t इक्वल टू टाउ पर करंट है 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं ग्रोथ करंट पे। ठीक है, डीके वाला भी टॉपिक होता है, लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम ग्रोथ पे, उसके बाद हम डीके वाला करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब ग्रोथ वाला होगा ना तब क्या होगा, बैटरी में से करंट निकल रहा होगा। ठीक है, और जब डीके वाला पूछेंगे ध्यान से, तो उसको मैं केस कराऊंगा, उसके अंदर हम बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं, बैटरी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, या तो इस तरह से करते हैं कि बैटरी जो है सर्किट में हो ही ना, मतलब स्विच को कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे कि बैटरी सर्किट में रोल प्ले ही ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये बात नोट कर लो। एक काम करते हैं, हम डीके वाला टॉपिक कर ही लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ पड़ेगा। ओके, तो ग्रोथ ऑफ द करंट आपने देख लिया, किस तरह सर्किट के अंदर करंट ग्रो कर रहा है, हमने ग्राफ भी देख लिया उसका। तब देखो अब सर्किट में क्या चेंज होता है हम देखते हैं। ठीक है, बस 5-10 मिनट और सुन लो, उसके बाद तो हमारा जो है अब हम क्वेश्चंस करेंगे। 5-10 मिनट मेरे लेक्चर को और झेल लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ करंट की जगह यहाँ पर लिखो अब डीके ऑफ करंट। क्या लिखो यहाँ पे, डीके। डीके मतलब सर्किट के अंदर जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग। तो उससे क्या देखो क्या होगा, और सर्किट किस तरह से चेंज होता है, सर्किट की चेंजिंग, पहले यहाँ पर सर्किट देखो किस तरह से चेंज होता है। यहाँ पर क्या करेंगे पता है, इसी सर्किट के अंदर हम इस तरह से देखो चेंजेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर है, यहाँ पर हमारे पास इंडक्टर है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे पास बैटरी लगी है, अभी भी उतना ही सर्किट है। बस यहाँ पर क्या कर रहा हूँ पता है, मैं एक एक्स्ट्रा सर्किट, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है Q2 कनेक्ट कर दे रहा हूँ। मतलब ये स्विच मेरा S1 है और ये स्विच मेरा S2 है। अब यहाँ पे सेम, ये V है, ये R है, ये L है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं डीके ऑफ द करंट। तो होता क्या है देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, t इक्वल टू 0 पर इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, मतलब पहले इसको क्लोज करते हैं तो क्या करता है, सर्किट के अंदर करंट ग्रो करना शुरू होता है। अभी ये सर्किट में प्ले नहीं कर रहा है, अभी मैं इसको क्लोज करूंगा तो करंट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, करंट सर्किट में ग्रो हो जाएगा, और जैसे ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आता है उस समय क्या करते हैं, हम इस स्विच को ओपन करके इस स्विच को क्लोज कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये वाला बैटरी, ये वाला है हमारा, वो सर्किट के बाहर निकल जाएगा और सर्किट में सिर्फ इतना ही बचेगा। तो हमने जैसे बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को रिमूव कर देंगे तो करंट सप्लाई करने वाला कोई फैक्टर है ही नहीं,
तो यहाँ पर सर्किट के अंदर करंट जो है डिक्रीज होने लगेगा, बिकॉज रजिस्टर और इंडक्टर करंट खाएंगे तो करंट मतलब रजिस्टर और इंडक्टर के अक्रॉस करंट को लॉस होता है। यहाँ पर बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, बैटरी निकल जाएगा करंट यहाँ पर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं इनिशियली जो है, इनिशियली क्या होता है कि स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 is closed and current increases and current increases. Now as current, now यहाँ पे as की जगह लिख दो when, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा तो when current reaches its maximum value, reaches its maximum value, we open switch S1, we open S1 and close switch S2। अब हम स्विच S2 को क्लोज कर देंगे। ठीक है, मतलब टाइम आएगा जब ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो हम स्विच S2 को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, करंट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा और उसी का हमारा कहानी है, उसके कहते हैं डिके ऑफ द करंट। ठीक है, डिके ऑफ द करंट मतलब क्या होगा, भाई स्विच S2 क्लोज कर देंगे, देन current start decreasing, current start decreasing as there is no battery, as there is no, यहाँ पे लिख दो बैटरी इन सर्किट, बस सर्किट के अंदर बैटरी रहेगा ही नहीं और यहाँ पर इंडक्टर है और रजिस्टर है, दोनों करंट खाने लगेंगे तो जो है करंट डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज करिए, करंट मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, उसके बाद हमने क्लोज किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एट t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर लिखो एट t इक्वल टू 0 पर जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, हम यहाँ से अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं, हमारी कहानी यहाँ से शुरू होगी मैक्सिमम के आने के बाद, उसके बाद हम t इक्वल टू 0 पर पुट करते हैं तो हमारी करंट जो है I0 है। अब उसके बाद क्या होगा, एट एनी टाइम t हम मान लेते हैं, एट एनी टाइम t हमारा जो करंट है वो I है। अब फिर से इसका इक्वेशन हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं इसका ढक्कन गिर गया, कोई बात नहीं, तो t इक्वल टू t पर करंट है I। अब फिर से हमको इसका इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर्किट में देखो कितने एलिमेंट है, बिकॉज हमने इसको देखो, इसको हम करेंगे तो सर्किट में कुछ इस तरह से बचेगा। सिर्फ अगर हम स्विच S को क्लोज करेंगे, ये S2 को क्लोज कर देंगे t इक्वल टू 0 पर, तो कुछ इस तरह से सर्किट बचेगी सिर्फ। ठीक है भाई, इसमें ये तो है ही नहीं, तो सिर्फ इतनी सर्किट बची है। यहाँ पे है S2, ये क्या है मेरा S2, ये तो पार्ट निकल गया ना, क्योंकि हम t इक्वल टू 0 कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट आने के बाद, उसके बाद हम t इक्वल टू 0 पर पुट कर रहे हैं, तो वो हमारा t इक्वल टू 0 काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी सर्किट इस तरह से बचेगी R और L। बस इसी सर्किट को हमको सॉल्व करना है, इसको किरचॉफ लॉ सॉल्व करके करंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से करंट का इक्वेशन निकालें, हम सॉल्व करते हैं सर्किट को। तो मान लेते हैं सर्किट के अंदर जो करंट है I फ्लो कर रहा है। अब क्या है, करंट डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लो, करंट क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, करंट डिक्रीज करेगा तो इंडक्टर चाहेगा तो उसको इंक्रीज करें, इंडक्टर क्या चाहेगा, उसको इंक्रीज करें, तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे कि डिक्रीज करेगा इंडक्टर इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज करेगा इंडक्टर इंक्रीज कर देगा, तो करंट डिक्रीज तो होगा लेकिन धीरे धीरे। अगर इंडक्टर नहीं होता ना तो करंट जो है तुरंत डिक्रीज हो जाता, लेकिन करंट इंडक्टर है तो उसको धीरे धीरे डिक्रीज होगा। वो इंडक्टर तो अपोज करेगा ना जो भी हो रहा है उसको। तो यहाँ पे करंट आया तो क्या लिखेंगे हम, पहले बताओ इंडक्टर के पोलैरिटी किस तरह ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे करंट पहुंचेगा और करंट डिक्रीज कर रहा है ना, तो डिक्रीज कर रहा है तो हम पोलैरिटी कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जो इंड्यूस करंट हो वो इंडक्टर को सपोर्ट करे, तो इस तरह से पोलैरिटी बनाएंगे उसकी हम। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ से इंड्यूस करंट निकलेगा, देखो यहाँ से इंड्यूस करंट निकलेगा और इसको सपोर्ट करेगा वो। ठीक है, इस तरह, इसलिए हमने पोलैरिटी इस तरह से बनाई है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से बना दिया, तो यहाँ पर निकलेगा इंड्यूस करंट जो कि एग्जिस्टिंग करंट को वो सपोर्ट करेगा। ओके, समझ गए बात। तो इस तरह से सर्किट बना। अब सर्किट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम करंट का डायरेक्शन मूव करते हैं, तो -IR लिखते हैं, तो -IR
और यहाँ पहुँचेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 0, क्लोज पाथ में करंट 0। बस इसको हमको सॉल्व करना है। इसको आपने नोट कर लिया हो तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की इसकी कहानी होती है, इसी को हमको सॉल्व करना होता है। अब बस इसी क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन आप सॉल्व कर लो, इसका इक्वेशन आप खुद से ला। मेरा काम करो, वीडियो को, मेरी बात मानो, वीडियो को पॉज कर लो और इसका जो करंट का इक्वेशन आप खुद से निकाल के दिखाओ, ठीक है। क्या लिखा है, क्या एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब तो यहाँ पे अगर मैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू लिखूँ तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी आई आर अपॉन एल, ठीक है। इतनी बात समझ पड़ी। तो आप देखो यहाँ पे डी आई बाई डी टी मीन चेंज इन करंट हमारा आई आर बाई एल आ रहा है। बस यहाँ पे ट्विस्टिंग शुरू हो जाता है। ट्विस्टिंग क्या है कि इस केस में हमारा जो करंट देखो डिक्रीजिंग है, बिकॉज हम डीके वाला सीख रहे हैं, तो करंट इस केस में डिक्रीजिंग है। तो करंट डिक्रीज होगा ना, तो यहाँ पर डी आई बाई डी टी का टर्म नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो एस डी आई बाई डी टी इज नेगेटिव, क्योंकि करंट जो है डिक्रीज कर रहा है भाई। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि डी आई बाई डी टी पॉजिटिव आ रहा है, आई आर बाई एल पॉजिटिव नहीं आना चाहिए भाई। डी आई बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट हमको करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमारा जो एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। डी आई बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा माइनस आई आर बाई एल। ये माइनस यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। बस इतनी सी यहाँ पे चेंजेस था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। बस अब डी आई बाई आई को नीचे ले आऊँ तो हो जाएगा डी आई बाई आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर, और डी टी ऊपर चला जाएगा अपॉन एल। अब बस हम इसको लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स कैसे होगा, डी आई बाई आई होगा, ओके। यहाँ पे डी आई बाई आई। अब लिमिट्स किस तरह से पुट करेंगे, अब देखो बिकॉज डीके चल रहा है तो इनिशियली t इक्वल टू 0 पर हमारा करंट जो होगा मैक्सिमम होगा। t इक्वल टू 0 पर जो करंट है I इक्वल टू आई नॉट, मतलब मैक्सिमम करंट है। और उसके बाद एट एनी टाइम t जो करंट होगा वो डिक्रीज होकर I इक्वल टू आई पर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस इसलिए लगा बिकॉज डी आई बाई डी टी नेगेटिव है भाई, तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया, ओके। बस यहाँ पे इतना ही कैश था एक कुछ क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लिमिट्स 0 से लेके आई तक, और यहाँ से सॉरी कहाँ से कहाँ तक, आई नॉट से लेके आई तक, क्योंकि पहला करंट मैक्सिमम इनिशियली करंट आई नॉट है, फिर आई पहुँचा टाइम टी इक्वल टू 0 से लेके टाइम टी इक्वल टू टी तक। तो डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एल एन आई, और इसके लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम आई नॉट से लेके आई तक, और यहाँ पे इक्वल टू माइनस तो है, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, तो माइनस आर टी बाई एल हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लिमिट्स पुट करेंगे तो एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट, तो हो जाएगा एल एन आई अपॉन आई नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा एल एन आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू आ रहा है माइनस आर टी बाई एल। अब लॉग को हम हटाएंगे तो वहाँ पे ई रेस टू पावर आ जाएगा, और वही हमारा फर्दर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, देखो मैंने किस तरह से किया है। अब इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, उसके बाद फर्दर सॉल्व करता हूँ मैं। क्या है हमारा, एल एन है और है आई अपॉन आई नॉट, कि आई नॉट अपॉन आई था, हाँ आई अपॉन आई नॉट था, इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल, ये हमारा था। अब लिमिट्स को ऊपर हो जाएगा तो आई अपॉन आई नॉट हो जाएगा मेरा, ओके, हो जाएगा ई रेस टू माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है आ जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल। तो ये हमारा डीके ऑफ करंट का इक्वेशन है, ये हमारा डीके ऑफ करंट का इक्वेशन है। पुट करके देख लो भाई, एनालिसिस कर लो। टी इक्वल टू 0 पर करंट कितना आ रहा है, टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0, तो ई रेस टू 0 हो जाता है 1। यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पर जो करंट है हमारा, देखो मैक्सिमम आ रहा है करंट हमारा इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। जैसे एग्जाम में आपको इक्वेशन नहीं भी याद आ रहा हो तो आपको याद होगा 2 में से कोई इक्वेशन आएगा, तो आप इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके देख लो ना, टी इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है,
अगर यहाँ पर डीके प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली टी इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम आएगा, तभी तो डीके करेगा, मैक्सिमम से नीचे जाएगा। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी पुट करोगे ई रेज़ टू इन्फिनिटी 1/∞ 0 हो जाता है, तो आई इक्वल टू करंट हमारा हो जाएगा 0। डीके प्रोसेस है, पहले यहाँ पर करंट डीके करेगा, धीरे 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 एक समय आएगा कि इन्फिनिटी टाइम बाद हमारा जो करंट हो जाएगा वो 0 आएगा। और इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें, अच्छा टी इक्वल टू टाउ पर भी चेक कर लेते हैं भाई, टाइम कांस्टेंट वाला टाउ होता है, इसके अंदर भी टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं टाउ। टाउ की वैल्यू क्या होती है? टाउ की वैल्यू होती है L/R, ठीक है, टाउ की वैल्यू क्या होती है? L/R। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू टाउ पुट कर दो, तो L/R की जगह पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू I0 ई रेज़ टू पावर माइनस L/R की जगह टी अपॉन टाउ पुट कर सकता हूँ, टी बाई टाउ। जहाँ टी इक्वल टू टाउ पुट करूँगा तो आई इक्वल टू हो जाएगा I0 ई रेज़ टू पावर -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू I0 बाई ई। तो यहाँ से आई इक्वल टू आ रहा है, देखो 1/E होता है 0.37, तो हो जाए 0.37 टाइम्स ऑफ I0। मतलब इसके अंदर हम टाइम कांस्टेंट किस तरह से डिफाइन करेंगे? द टाइम आफ्टर विच द डीके कंप्लीट्स बाई 0.37% ऑफ I0, ऐसा बोल दो, ठीक है, ठीक है। द टाइम आफ्टर विच करंट डीकेज बाई 0.37% ऑफ इस मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इसके अंदर इस तरह से डिफाइन करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना है तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे सीधा छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। देखो मेरा करंट आई, ये मेरा टाइम टी, ठीक है, आई वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो t इक्वल टू 0 पर करंट है I0, t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट है, उसके बाद करंट जो है डिक्रीज कर रहा है। उसमें इंक्रीजिंग ग्राफ था, इसमें डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ओके। और t इक्वल टू टाउ पर 0 पॉइंट, तो t इक्वल टू टाउ पर लो, t इक्वल टू टाउ, हमारा जो करंट आ गया वो 0.37 टाइम्स I0, ओके। इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना है, इस तरह इस ग्राफ आता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, आपको सीखना है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अगर डीके वाला पूछा तो हमको ये इक्वेशन लगाना है भाई, करंट इनिशियली मैक्सिमम होगा और टाइम इन्फिनिटी के बाद करंट 0 जाएगा। और अगर ग्रोथ फेज में होगा तो क्या होगा, करंट इनिशियली 0 होगा, क्योंकि इंडक्टर उसको अपोज करेगा, इनिशियली करंट 0 होगा। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट हमारा होगा I0। टी इक्वल टू 0 है, जब टी इक्वल टू 0 है ग्रोथ वाले फेज में, ग्रोथ वाली बात कर रहा हूँ, जब टी इक्वल टू 0 है, करंट 0 है, मतलब क्या है कि उस समय जो है सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो हमने उसको ब्रेक सर्किट बना दिया था, जिस सर्किट में इंडक्टर है। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर बनाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ओके, इसको रफ करके अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन मैं खुद से देता हूँ आपको, उसको आप ट्राई करो, उसके बाद हम जो है जे मीन्स और जे एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे आज हम। भले लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हम जे एडवांस के क्वेश्चन करके ही जाएंगे आज, ओके। और आपको कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीख जाते हो 15-20 मिनट, तो आपको जो है जे एडवांस के क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं। देखो एक पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं अपने आप से। यहां पर क्या करता हूं, सर्किट ड्रॉ करता हूं। देखो यहां पर एक पोटेंशियल ड्रॉ कर दिया मैंने, यहां पर एक रजिस्टर ड्रॉ कर दिया, और यहां पर एक रजिस्टर है, और यहाँ पर एक इंडक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, इंडक्टर। इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये जो है 10 वोल्ट है, मान लो ये 2 ओम है, मान लो ये 3 ओम है, मान लो इसकी इंडक्टर L की वैल्यू दी है 2 मिली हेनरी, ठीक है। मान लो L की वैल्यू दी है 2 मिली हेनरी, और चलो 2 हेनरी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इस तरह से यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं कहीं पे, चलो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे स्विच है और t इक्वल टू 0 पर हमने स्विच क्लोज किया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि फाइंड करंट इन, मान लो मेरा R2, ये मेरा जो है, चलो फाइंड करंट इन 3 ओम रजिस्टर। फाइंड करंट इन 3 ओम रजिस्टर, ओके। तो हमको फाइंड करना है करंट 3 ओम रजिस्टर व्हेन
स्विच इज जस्ट क्लोज्ड, स्विच इज जस्ट क्लोज। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि स्विच को हमने जस्ट क्लोज किया है तो ये रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है हमको फाइंड करना है। तो देखो अगर हम स्विच को जस्ट क्लोज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ फेज वाला है, बिकॉज यहाँ बैटरी है, देखो बैटरी सर्किट के साथ कनेक्टेड है, ये ग्रोथ फेज का है, स्विच को हमने जस्ट क्लोज किया है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो I = I0 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो तो बात ठीक है, लेकिन t = 0 की बात की है। तो t = 0 पर हमने क्या बोला है कि जो इंडक्टर वाला ब्रांच है उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर उसको काफ़ी अपोज करेगा, सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करके चला जाएगा। तो t = 0 पर करंट इज 0 इन ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर, मैंने आपको हमेशा बताया है, इन ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर, इंडक्टर वाला जो ब्रांच है ना उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो t = 0 पर करंट आ गया 0 इस ब्रांच, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सारा का सारा करंट आएगा, सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करके चला जाएगा, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे I करंट आएगा और इस तरह से फ्लो करके चला जाएगा। तो I करंट की वैल्यू क्या है कि देखो इस तरह से हमारे पास सर्किट है, ये सर्किट बचेगी हमारे पास, ठीक है, ये 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम, होप सो आपको समझ पड़ रहा होगा, ये 10 वोल्ट है। तो I = आ जाएगा V/R, V/R इक्विवेलेंट, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, 10/5, तो हो गया मेरा 2 एम्पियर, ठीक है। मतलब t = 0 पर हमारा जो करंट की वैल्यू आ गई वो 2 एम्पियर आ गई। अच्छा बाई चांस इसको हमको t = इन्फिनिटी पर पूछा होता तो क्या करते हम, t = इन्फिनिटी पर पूछा होता क्या करते भाई, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको हम ब्रेक सर्किट बना सकते हैं। देखो t = 0 पर क्या था, t = 0 पर इसको हम ब्रेक सर्किट बना सकते हैं इस तरह से, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर t = इन्फिनिटी पर पूछूं, अच्छा इन्फिनिटी के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए, इन्फिनिटी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब जब करंट कांस्टेंट हो जाए हमारा I = I0, तो यहाँ पे लिख दो कि फाइंड करंट इन द थ्रू होम रजिस्टर व्हेन करंट इज इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। मतलब स्टेडी स्टेट पूछा मतलब क्या है कि t = इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ऐसा होता है कि जिस ब्रांच में मतलब इंडक्टर है वो इंडक्टर को हटा के हम एक वायर ड्रॉ कर सकते हैं, हमने इस तरह से बोला है ना आपको भाई, t = इन्फिनिटी पर इंडक्टर कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तो यहाँ पर जैसा है वायर, एक वायर यहाँ पे ड्रॉ कर दो इस तरह से। तो अगर मैं इसको एक वायर जैसा ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इसको एक वायर ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो अब बताओ यहाँ से करंट आएगा तो क्या रजिस्टर में डिवाइड होगा, नहीं भाई, करंट जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे चला जाएगा इस तरह से, क्योंकि करंट जो है हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ चूज करता है, ठीक है। तो करंट जो है पूरा का पूरा यहाँ पे चला जाएगा। अगर आपको वैसे नहीं समझ पड़ रहा है तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखो ये पॉइंट, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है ना, तो यहाँ पर वैसे भी करंट 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा I करंट यहाँ से चला जाएगा। भाई आप सीधी सी बात है, जहाँ पे करंट को सीधा साधा रास्ता मिल रहा है और रेजिस्टेंस वाले में क्यों जाएगा करंट, तो पूरा का पूरा करंट इस तरह से फ्लो कर जाएगा। तब सर्किट के अंदर करंट पूछूं तो I = हो जाएगा V/R, तो V कितना है मेरा 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है मेरा 2 ओम। भाई इस क्योंकि इस बार 3 ओम प्ले ही नहीं कर रहा है रोल, तो मेरा आ जाएगा 10/2, तो मेरा करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। क्लियर, देखो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, 5 एम्पियर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। t = 0 पर निकाला था हमने करंट, तो कुछ कम आ रही थी, t = 0 पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है जो कि है 5 एम्पियर। देखो ध्यान से, t = इन्फिनिटी पर हमने इंडक्टर ही निकाल दिया। अच्छा लेकिन अगर इंडक्टर में रेजिस्टेंस दिया होता, ऐसा बोला कि होता कि इंडक्टर के पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस तो हम ड्रॉ करते, भले इंडक्टर निकाल देते लेकिन उसका रेजिस्टेंस तो काउंट होता। ओके, बात क्लियर है ना आपको। तब इसके बेस पे आप देखो हम क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट हम जे एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, या तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जे मीन्स लेवल का, उसके बाद हम जे एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंडक्टर दिया है, रजिस्टर दिया है, इस तरह से सर्किट ड्रॉ की है,
यहाँ पर एक इंडक्टर है और यहाँ पे एक रजिस्टर है, इसको आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो किस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे कि स्पेस में ये हमारा K2 है और ये हमारा K1 है, ये हमको दिया है 15 वोल्ट। बोला क्या गया है कि आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ ठीक है 15 वोल्ट ये हम दिया गया है। द की K1 इज केप्ट क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, पहले हमने K1 को क्लोज किया लॉन्ग टाइम के लिए, तो बताओ अगर हम K1 क्लोज करेंगे तो बिकॉज बैटरी लगा है तो ये ग्रोथ फेज में आएगा, मतलब इसके अंदर करंट जो है बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। बताओ t इक्वल टू 0 पर अगर मैं K1 क्लोज करता हूं तो अभी ये सर्किट जो है यूज में नहीं है, अभी जो है पूरा का पूरा करंट यहाँ से फ्लो करेगा इस तरह से और पूरा करंट यहाँ पे आएगा। और जो है t इक्वल टू 0 से अगर हमने इसको लॉन्ग टाइम तक क्लोज किया है तो करंट जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा, ठीक है। करंट ग्रो करना शुरू करेगा, एक समय आएगा करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम बोला है उन लोगों ने। फिर देन उसके बाद क्या किया कि t इक्वल टू 0 पर K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि K1 को ओपन कर दिया, ये K1 इसको ओपन कर दिया, अब K2 क्लोज कर दिया। वही कहानी होगी ना भाई, पहले हमने इसको ग्रोथ बना दिया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अब हमने इसको खोल दिया, मतलब बैटरी को देखो हमने हटा दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा डीके वाला करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा डीके। अब जब K2 क्लोज करेंगे ना तो हमारा करंट जो हो जाएगा डीके वाला प्रोसेस आ जाएगा। तो K2 को क्लोज करने के बाद t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड पर करंट कितना होगा ये पूछा है। t इक्वल टू हमको दिया है 1 मिली सेकेंड, ठीक है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे I इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। या तो आप टी अपॉन टाउ रख सकते हो, या तो इस तरह भी कर सकते हो आप कि टी अपॉन टाउ कर दो और टाउ के लिए लिख दो एल अपॉन आर, जैसे करना आपको वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे रख दो चाहे अलग से निकाल के रख दो। तो I इक्वल टू हमको आई नॉट, ठीक है, और ई रेस टू पावर क्या हो जाएगा माइनस टी, कितना दिया हमको 1 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ सेकेंड अपॉन टाउ, टाउ की वैल्यू एल अपॉन आर, एल है 0.03 अपॉन आर कितना है 0.15 किलो ओम, 0.15 किलो मतलब 0.15 इंटू 10⁻³, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 3 5 15, मतलब 1/5 बचेगा, तो बचेगा टाउ इक्वल टू आएगा 2 इंटू 10⁻³ आ रहा है, ठीक है। टाउ इक्वल टू क्या आ रहा है 2 इंटू 10⁻³, क्योंकि देखो 0.03 3 5 15 1/5 बच रहा है 10⁻³, तो इस तरह से बच रहा है। रुको, ये हो जाएगा 1/5 इंटू आ रहा है 10⁻³ तो 1/5 हो जाए 0.2 इंटू 10⁻³, तो टाउ इक्वल टू आ रहा है 0.2, मतलब 2 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, तो वही टाउ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ पर चल जाएगा 10 बचेगा, तो I इक्वल टू आ रहा है आई नॉट ई रेस टू पावर, देखो 10 हो जाएगा 10/2 हो जाएगा 5, तो ई रेस टू -5 बच रहा है। और आई नॉट क्या है सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट, भाई मैक्सिमम करंट क्या होगा V/R, मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा V/R। V कितना है मेरा 15 वोल्ट, क्योंकि मैक्सिमम करंट तब आएगा ना जब यहाँ पे इंडक्टर कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तो V/R 15 इंटू 10⁻⁻3, 15 इंटू 10⁻3 यही तो है। तो ये 15 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। एक मिनट, इसको 15 लिख दूँ, इसको अगर 15 लिखूँगा 0.15 इंटू 10⁻15 लिखूँगा, 0.15 है इंटू है 10⁻3, तो अगर 15 करूँ तो हो जाएगा 10, तो नीचे बच रहा है 150, तो ये आ रहा है 1/10, ठीक है। करंट कितना आ रहा है 1/10, तो यहाँ पे आ रहा है 1/10। और ई रेस टू -5 की वैल्यू दी है हमको। अच्छा, ई रेस टू 5 आ रहा है क्या, टी इक्वल टू माइनस आता है टी अपॉन टाउ, ई रेस टू -5 इक्वल टू 150, यहाँ पे 5 आना चाहिए था। अच्छा, तो एक काम करो, इस तरह से कुछ हो जाएगा, तो हो जाएगा आई नॉट
अपॉन हो जाएगा e⁵, ठीक है, e⁵ नीचे चला जाएगा, तो I0 की वैल्यू 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू e⁵ की वैल्यू है 150, e⁵ की वैल्यू है 150। तो पूछा क्या गया करंट कितना होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लो, करंट की वैल्यू I इक्वल टू, तो देखो मैं इस तरह में लिख सकता हूँ 1000 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ ना, अपॉन नीचे है 10 इंटू 150, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10/15, 10/15 होता है 5 2 10, 5 3 मतलब हो जाता है 0.66 इंटू 10⁻³, तो हमारा आ रहा है 0.3 मिली एम्पियर। ओके, बात क्लियर। ये तो कैलकुलेटिव पार्ट था, मेन पार्ट इतना ही था खाली कि Q2 क्लोज करेंगे ना जब K2, तो हमें सर्किट जो है डीके करंट, तो हमारा डीके वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस ये हमारा क्वेश्चन था मेन पार्ट। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, जिसकी वैल्यू आ गई 0.66, मतलब 0.67 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो 0.67 मिली एम्पियर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है। ओके, अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उसको आप जो है पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, फिर हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पॉज करके जरूर से ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, देखो आपको आ रहा है कि नहीं। देखो क्या दिया है, 2 इंडक्टर्स L1, ठीक है, ऑफ इंडक्टेंस, अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है, ठीक है, और ऑल आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 5 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल, ठीक है, मतलब 2 इंडक्टर हैं और एक रजिस्टर है, 2 इंडक्टर हैं, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो दिया है, और यहाँ पर एक रजिस्टर है, और तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है अक्रॉस अ बैटरी, यही दिया है क्वेश्चन के अंदर। L1 है जिसकी वैल्यू है 1 मिली हेनरी, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। L2 है जिसकी वैल्यू है 2 मिली हेनरी और इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम। एंड अ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड अ रजिस्टर R 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 5 वोल्ट बैटरी। द सर्किट इज स्विच्ड एट T इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे मान लो स्विच लगी है एक, तो सर्किट को T इक्वल टू 0 पर जो है स्विच किया गया है। तो मैक्सिमम और मिनिमम करंट की रेशियो पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम करंट, मतलब I मैक्स अपॉन I मिनिमम, इसकी वैल्यू पूछी है। मतलब पहली बात तो मैक्सिमम करंट कब होगा भाई, मैक्सिमम करंट तभी होगा ना जब ये इंडक्टर कोई रोल प्ले नहीं करेगा, मतलब T इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब इंडक्टर कोई रोल प्ले नहीं करता तब मैक्सिमम करंट होगा। इंडक्टर को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल वायर, याद आया कि नहीं। T इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा कि करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू ग्रोथ फेस में, देखो करंट ग्रोथ फेस में है, तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, उस समय इंडक्टर कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो T को मैक्सिमम करंट के लिए हमारी सर्किट बनेगी कुछ इस तरह से, ये इंडक्टर को निकाल दो तो यहाँ पर सिर्फ एक 3 ओम बचेगा, यहाँ पर एक 4 ओम बचेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस इसलिए बचा है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही ना, और यहाँ पर एक 12 ओम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम और ये हो जाएगा 12 ओम और ये है मेरा 5 वोल्ट। तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, देखो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। इसको सॉल्व कर लो, 3 4 जा 4 3 जा 12 1 जा 4 प्लस 8/12 आ रहा है, मतलब R इक्वलेंट आ जाएगा 12/8, 8/12 आ रहा है ना, 8/12, हाँ तो R इक्वलेंट आ जाएगा 12/8, मतलब R इक्वलेंट आ जाएगा मेरा 3/2, ठीक है, 3/2 आ रहा है। करंट ढूंढना है तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R, तो V अपॉन R की वैल्यू है 3/2, तो I मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10/3, ये मेरी मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। T इक्वल टू इन्फिनिटी पर मैक्सिमम करंट आएगा। और दूसरी बात I मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तो वही होगा ना T इक्वल टू 0 पर, जैसे हमने स्विच क्लोज किया है, जैसे हमने स्विच क्लोज किया है वही तुम्हारा मिनिमम करंट होगा, क्योंकि उस समय जो है इंडक्टर को हम ब्रेक सर्किट बना सकते हैं, मतलब इस सर्किट को कुछ इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं।
ये दोनों ब्रेक सर्किट बन जाएंगे तो करंट इसमें जाएगा ही नहीं और पूरा का पूरा करंट यहाँ पर इस तरह से चला आएगा। ठीक है, तब जो है कुछ इस तरह सर्किट बनेगा। क्योंकि ऊपर देखो ब्रेक सर्किट बन जाएगा ना, इसको हम खोल देंगे तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, सिर्फ पूरा का पूरा करंट इसमें चला आएगा 12 ओम और ये है 5 वोल्ट। तो I इक्वल टू आ जाएगा, I मिनिमम इक्वल टू आ जाएगा 5/12। देख लो इसकी वैल्यू कम आ रही है इससे कंपैरेटिवली और मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्यों है? क्योंकि t इक्वल टू 0 पर जैसे ही हमने क्लोज किया करंट ग्रो करना शुरू हो रहा है ना, तो अभी तो अपनी लिस्ट मिनिमम वैल्यू पर है, तो इंडक्टर उसमें ब्रेक सर्किट की तरह काम करेगा। हमने बोला है ना t इक्वल टू 0 पर द ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह सर्किट बन जाएगा। तो 5/12 है, इन दोनों का रेशियो पूछा है हमको, तो I मैक्सिमम कितना है 10/3, तो लिखो 10/3 अपॉन 5/12। ठीक है, तो हो जाएगा 10 × 12 अपॉन 3 × 5, तो 5 2 जा 3 4 जा, तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 8। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में था जिसकी वैल्यू आती है 8। होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब अपना करते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे। वैसे इसके बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हम उसको रैपिड फायर राउंड में लेंगे। अभी हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करते हैं। इसका जो है मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको अब एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, तो ये जे एडवांस 2019 क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वायर। ठीक है, इस तरह से हमको फिगर दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। इसको देखो मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन आपने अगर पूरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है और यहाँ पे एक इस तरह से हमको सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे PQ सेक्शन दिया है हमको। ठीक है, और ये जो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है रॉड। ये केस हमने देखा है ना भाई, करंट कैरिंग रॉड जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो अपने आसपास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, वही हमने देखा है इसमें। और उसका फॉर्मूला आता है पोटेंशियल का BVL, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, B × V × L। तो हाँ, 1 सेंटीमीटर जीरो रेजिस्टेंस, मतलब इस रॉड का कोई रेजिस्टेंस नहीं ऐसा दिया गया है। वन साइड ऑफ द रेल इज कनेक्टेड विथ इंडक्टर एंड रजिस्टर 1 ओम। ठीक है, इंडक्टर है 1 मिली हेनरी का, रजिस्टर है 1 ओम का। और क्या दिया गया है? द हॉरिजॉन्टल रेल L and R lie in the same plane and magnetic field is 1 टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 1 टेस्ला दी गई है। परपेंडिकुलर टू इफ की इज क्लोज्ड एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट इन द सर्किट आफ्टर if the key S is closed at a certain instant, the current in the circuit after 1 millisecond is x into 10⁻³ तो x की वैल्यू क्या है? ठीक है, ओके, अज्यूम दैट द वेलोसिटी रिमेन सेम और e⁻⁻1 की वैल्यू हमको दी है 0.37। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आंसर है, इसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो और इसका आंसर निकाल लो। एकदम सिंपल सर्किट है। क्या बोला गया है कि यहाँ पे रॉड इस तरह मूव करेगा, तो देखो हम क्या बोलते हैं BVL करते हैं ना, BVL sin थीटा। तो हम देखो इस तरह से V क्रॉस B करेंगे, तो इस तरह से हमारा आ रहा है V क्रॉस B करके हम पॉजिटिव डायरेक्शन निकालते हैं V क्रॉस B, तो हमारा ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इस तरह से कुछ सर्किट बन जाएगी। ये जो है 1 ओम है, ये जो है 1 मिली हेनरी है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड जा रहा है, इसकी वैल्यू E है। E की वैल्यू हम निकाल लेते हैं BVL करके। B कितना है मेरा 1 टेस्ला, V कितना है मेरा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 10⁻², L कितना है 1 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ हेनरी। ओके, क्लियर है ना? L कितना है 1 मिली हेनरी तो 10⁻³, तो E इक्वल टू आ रहा है
10⁻⁵ वोल्ट। ठीक है, ये क्या आ रहा है 10⁻⁵ वोल्ट। अब पूछा क्या गया है इसके कि 1 मिली सेकेंड के बाद करंट कितना होगा। तो बिकॉज स्विच को हमने जस्ट क्लोज किया है तो यहाँ पे जो करंट होगा ग्रो कर रहा होगा, तो हम ग्रो वाला फेज वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा देखो करंट की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ये आ गया ना 10⁻⁵। तो I इक्वल टू लिखूंगा I नॉट 1 - e⁻⁻RT अपॉन L, या तो इसको T/τ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, T/τ लिख के सॉल्व कर लो। तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी L/R। L कितना है 1 मिली हेनरी, R कितना है 1, तो टाउ की वैल्यू आ रही 10⁻⁵। ये टाउ की वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। और 1 मिली सेकेंड के बाद हमको पूछा है तो t की वैल्यू भी 1 मिली सेकेंड है। तो I इक्वल टू I नॉट आ रहा है 1 - e⁻1 मिली सेकेंड 10⁻³ अपॉन टाउ की वैल्यू 10⁻3, ये कैंसल। तो I इक्वल टू आ रहा है I नॉट 1 - e⁻⁻1। तो I नॉट क्या होगा, सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है V/R। V कितना है मेरा 10⁻⁵, और रेजिस्टेंस कितना है मेरा, रेजिस्टेंस है मेरा 1 ओम। ओके, तो ये मेरा मैक्सिमम करंट है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो जाएगा I इक्वल टू I नॉट कितना है मेरा 10⁻⁵ इंटू 1 माइनस e⁻⁻1 की वैल्यू हमको दी है 0.37, e⁻⁵ की वैल्यू हमको दी है 0.37। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा देखो 0.63 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर, 0.63 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर। 10⁻³ मतलब कुछ हमने कैलकुलेशन कहीं ने मिस्टेक की है। BVL, B इंटू V 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू L मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। देखो कहाँ पे मिस्टेक की है हमने, I इक्वल टू हो जाएगा V/R, कहाँ गया E इक्वल टू BVL, तो -2 इंटू L की वैल्यू 1 मिली हेनरी है तो -5 हो जाएगा। तो ये बचेगा -5 1 - T/τ, इसकी वैल्यू आ रहा है 1 तो 1 - 0.63 इंटू 10⁻⁵ आ रहा है। यहाँ पे -3 का टर्म क्यों नहीं आ रहा है, इसका जो आंसर है 0.63 है, लेकिन यहाँ पे -3 का टर्म आना चाहिए था। तो क्वेश्चन के अंदर शायद कुछ तो मिस्टेक है, देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या मिस्टेक है। 0.3 आना चाहिए यहाँ पे, 1 मिली हेनरी दिया है, R इक्वल टू 1 है, मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, 10 सेंटीमीटर। ओके, BVL 10 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे इसका लेंथ जो दिया है ना वो 10 सेंटीमीटर दिया है। L की वैल्यू तो B कितना है 1, V कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड 10⁻², और L हमको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10⁻1 सॉरी, हाँ। तो E की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10⁻³ आएगी, 10⁻³ वोल्ट। तो यहाँ पे आएगा 10⁻3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻3। ओके, क्लियर है। हाँ, जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी तो आ गया 10⁻3, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो हमारी जो न्यूमेरिकल टाइप जो आंसर था उसकी वैल्यू थी 0.63। तो होप्स आपका ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2019 का था, और भी इसके बेस पे और भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस हम लेंगे रैपिड फायर राउंड में। तो होप्स आज का वीडियो आपको समझ पड़ा होगा। अगर समझ पड़ा है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।